कि भारत पर अगर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना है तो सेना का फास्ट मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो इन तीनों नीतियों के तहत किया यह गया कि जो भू राजस्व की दर है उसको अधिकतम रखा गया। तो भारत में जो कृषि है उसका विकास जिस तरह से होना चाहिए था टाइमली, वो नहीं हो पाया। जो किसान है वो तो गरीब होता ही जा रहा है, उसकी भूमि किसी और के पास जा रही है। तो एक वर्ग है वो संपन्न बन रहा है और एक वर्ग जो है उसकी स्थिति और दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो हुआ ये कि भारत में जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ी ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियों के कारण। अब ट्रेन के जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, वहां पे सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जाति पाति और एक तरह से धर्म का थोड़ा सा उसमें कमजोरी है, लचीलापन है कि भारत में जो अकाल की घटनाएं हुई और भूखमरी की घटनाएं हुई उनके पीछे पूर्णतः ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार थी। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों का शोषण हुआ, किसान जो थे ऋणग्रस्त थे, उनके पास अधिशेष नहीं था, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, निवेश नहीं हुआ करता। नमस्कार, विजन आईएएस के संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के बारे में और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो भारत के किसान हैं, कारीगर हैं और यहाँ के व्यापारी थे, उन पर इस आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानेंगे। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो आर्थिक नीतियां थी वो ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी बनाई थी और इसका क्या उद्देश्य था, ये बताएं। अगर जैसा कि हम लोग बात करें कि जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी तो ब्रिटिश का मूल लक्ष्य था कि भारत का आर्थिक शोषण करना है, क्योंकि भारत ब्रिटिश का एक तरह से उपनिवेश था और उपनिवेश का मूल लक्ष्य यही होता है कि शोषण करना होता है आर्थिक रूप से। तो शोषण करने के लिए ब्रिटिश ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां लेके आए ताकि भारत के जो संसाधन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा सके। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें भू राजस्व नीतियों की, क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे आय का एक प्रमुख जरिया हुआ करता था भू राजस्व। तो ब्रिटिश ने भारत में भू राजस्व की कलेक्शन के लिए भिन्न भिन्न एरिया में 3 प्रकार की नीतियां लागू करी मोटे तौर पर। अगर हम बंगाल के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके तहत ये बोला गया कि जो जमींदार होगा वो भूस्वामी होगा और जो एक तरह से ये जो लैंड रेवेन्यू था जिसकी रेट थी उसको फिक्स कर दिया, यानी कि स्थायी बंदोबस्त कर दिया, एक तरह से एक रेट फिक्स कर दी। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे रैयतवाड़ी जो पद्धति है उसको लागू की गई। मद्रास में उसको कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया और बॉम्बे में उसको एल्फिस्टन नामक एक अधिकारी थे, उन्होंने लागू किया। और इस पद्धति में जो किसान थे उनके साथ ब्रिटिश सरकार ने समझौता किया कि हम आपसे भू राजस्व इकट्ठा करेंगे। उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वहां पर ब्रिटिश ने महालवाड़ी पद्धति लागू करी। इसमें प्रमुख योगदान अगर देखा जाए तो विलियम बेंटिक का दिखाया जाता है। तो ब्रिटिश ने वहां पे महालवाड़ी पद्धति लागू करी और एक तरह से जो पूरा गांव हुआ करता था उसके साथ ब्रिटिश ने समझौता किया कि पूरा गांव का राजस्व कलेक्शन करके हमें देगा कोई, है ना। 3 पद्धतियां लागू करी अलग अलग भू राजस्व की। तीनों का मूल उद्देश्य क्या है कि भारत के किसानों से अधिक भू राजस्व इकट्ठा करना। अलग अलग पद्धतियां इसलिए लागू करी गई क्योंकि ब्रिटिश की अलग अलग आवश्यकताएं थी और अलग अलग टाइम पर अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने अलग अलग पद्धतियां लागू करी। ये होगी भू राजस्व नीतियां। अब कृषि से संबंधित एक नीति और थी, उसका नाम था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि होता है कृषि का वाणिज्यकरण। कृषि का वाणिज्यकरण होता है कि खाद्यान्नों की जगह नकदी फसलें जो होती है उनकी खेती शुरू की जाती है। जब नकदी फसलों की खेती शुरू हुई तो वैसे तो एक तरह से ये प्रोग्रेसिव स्टेप माना जाता है, परंतु भारत के जो किसान थे उन पे ये ब्रिटिश ने थोपी हुई पद्धति थी, तो इसका लाभ भी भारत के किसानों को नहीं हुआ। कृषि का जो वाणिज्यकरण किया गया इसका लाभ भी ब्रिटिश को ही हुआ, मिलनी जो हुआ। अगली हम लोग अगर नीति की बात करें, ये तो हो गया भू राजस्व और कृषि से संबंधित। अगली अगर हम लोग बात करें नीति की, जो कि आर्थिक नीति थी ब्रिटिश की, वो था एक मुक्त व्यापार की नीति। उसमें क्या किया गया, जब भारत में ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उसको एक तरह से एकाधिकार प्रदान किया गया था कि ब्रिटिश की एक ही कंपनी भारत में काम करेगी। परंतु 1813 का जो चार्टर एक्ट लेके आए और ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये बोला गया कि ब्रिटेन की और भी जो कंपनियां हैं भारत में जाके व्यापार कर सकेगी।
और इस मुक्त व्यापार की नीति इसको बोला गया। इसका मूल लक्ष्य यही था कि भारत जो है उसको इस तरह से डेवलप करना है कि भारत जो ब्रिटेन में जो उत्पाद बन रहे हैं उनका आयातक बन जाए, यानी कि तैयार माल जो है उनका आयातक बन जाए और भारत से बस कच्चा माल जाए, यानी कच्चे माल का भारत निर्यातक बन जाए। तो मुक्त व्यापार की नीति के तहत ब्रिटिश उत्पादों से एक तरह से भारत के बाजारों को भर दिया गया। दूसरी नीति ये हो गई आर्थिक नीति। एक था कि ब्रिटिश ने भारत में कुछ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया, जैसे कि रेलवे का निर्माण किया। रेलवे के दो लक्ष्य थे ब्रिटेन की तरफ से, वो ये थे, एक तो साम्राज्यवादी लक्ष्य था। साम्राज्यवादी लक्ष्य क्या था कि भारत पर अगर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना है तो सेना का फास्ट मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये किया कि रेलवे का निर्माण किया ताकि अगर किसी एरिया में विद्रोह हो रहा है तो वहां पे त्वरित गति से सेना को पहुंचाया जा सके रेलवे के माध्यम से। और एक रेलवे का वाणिज्यवादी उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि भारत से जो कच्चा माल जा रहा है उसको पोर्ट जहाँ पे है वहां तक पहुंचाया जा सके, और पोर्ट पे जो ब्रिटिश का जो तैयार माल आ रहा है उसको भारत के बाजारों तक अंदर तक पहुंचाया जा सके, ये था। तो रेलवे के भारत में दो लक्ष्य थे। इसके साथ ब्रिटेन ने भारत में एक शिक्षा नीति भी लेके आया। शिक्षा नीति कैसे आर्थिक नीति से जुड़ी हुई थी उसमें ये था, ब्रिटेन का पहला लक्ष्य शिक्षा नीति को लेके ये था कि भारत में एक तरह से प्रशासनिक उनको जो काम करने थे उनके लिए कुछ सस्ते क्लर्कों की जरूरत थी, और भारतीयों को उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। 1835 के आसपास मैकाले मिनट्स आया, और मैकाले मिनट्स के तहत ये बोला गया कि भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो जब 1835 में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाने लगी तो बहुत सारे भारतीयों ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी। तो ब्रिटिश की शिक्षा नीति का एक लक्ष्य ये भी था कि हमें भारत में ऐसे लोग तैयार करने हैं जो कि हमारे सामान खरीद सके, यानी कि जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ होगा, जो सोचने समझने में ब्रिटिश के जैसा होगा, वही ब्रिटिश के उत्पादों का खरीद सकता था। तो शिक्षा नीति भी एक तरह से उनकी आर्थिक नीति से जुड़ी हुई थी। अगली अगर हम लोग नीति की बात करें तो ब्रिटेन ने एक नीति लागू करी थी, आर्थिक नीति की बात करें। आर्थिक नीति के तहत ये था कि भारत में औद्योगिक नीति उसको बोलते हैं। भारत में पुराने टाइम पे भारत जो था, यहाँ पे छोटे उद्योग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, हथकरघा उद्योग थे, है ना, और स्मॉल सेक्टर के उद्योग थे। परंतु जैसे ही ब्रिटिश के उत्पाद आने लगे तो उनसे वो मुकाबला नहीं कर सके, भारत के जो उद्योग थे वो ब्रिटिश के उत्पादों से। तो भारत की जो ये जो नीति थी, देखिए ये होता एक तरह से प्रोग्रेसिव है कि छोटे उद्योग धीरे धीरे बड़े में कन्वर्ट हो जाते, परंतु भारत में वो जो नेचुरल प्रोसेस था उसको भंग कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। भारत में छोटे उद्योगों का पतन तो हुआ, परंतु भारत में बड़े उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ। तो इसको बोला जाता है कि भारत का एक तरह से विऔद्योगीकरण हुआ, और उसके पीछे भी ब्रिटिश का कारण था, क्योंकि ब्रिटिश को अपने तैयार माल यहाँ लेके आए, उनके इंडस्ट्री से सारे का सारा, तो भारत में जो उद्योग लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश की काफ़ी सारी आर्थिक नीतियाँ थी, और इसका मूल लक्ष्य औपनिवेशिक था, भारत के संसाधन है उनका दोहन करना। सर, जो भू राजस्व की नीतियाँ थी उसका कृषि, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताएं। अभी जैसे कि हमने बात करी कि ब्रिटेन ने मतलब ब्रिटिश ने भारत में भू राजस्व की विभिन्न विभिन्न नीतियाँ लागू करी थी अलग अलग क्षेत्रों में। उनका प्रभाव तो ऑब्वियसली भारत के किसानों पर नकारात्मक ही पड़ा, भारत के समाज पे भी, भारत की अर्थव्यवस्था पे भी। एक एक करके देखते हैं कि वास्तव में क्या प्रभाव रहा और किस प्रकार से रहा। तो ब्रिटेन ने, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीन प्रमुख नीतियां थी भू राजस्व की, वो उसको लागू किया। तो इन तीनों नीतियों के तहत किया यह गया कि जो भू राजस्व की दर है उसको अधिकतम रखा गया। हर नीतियों में दिखावे के लिए था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियां हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है कि अधिक से अधिक भू राजस्व जो है वो किसानों से लेना है। तो अगर भारत के जो कृषि की बात की है, जाके कृषि पर इसका क्या प्रभाव रहा, तो कृषि पे प्रभाव इसका ये रहा कि जब अधिकतम भू राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है तो जो किसान है उसके पास जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, या उसके पास अधिशेष जो पैसा होगा वो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो भारत में जो किसान था उसके पास अधिशेष पैसा नहीं था, तो वो जो भूमि थी उसमें निवेश नहीं कर पाया। तो भारत में जो कृषि है उसका विकास जिस तरह से होना चाहिए था टाइमली, वो नहीं हो पाया, क्योंकि किसान जो है उसकी इतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि वो निवेश कर सके।
अब कृषि से जुड़े ही किसानों की अगर बात करें कि किसानों पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है, तो जैसे कि भू राजस्व की अधिकतम दरें हैं, किसानों के पास पैसा नहीं बच रहा है, तो किसान अपना भू राजस्व चुकाने के लिए या फिर अपने जो बाकी खर्चे उसको चलाने के लिए ऋण ले रहा है। ऋण ले रहा है तो एक तरह से जो उसके पास जो ऋण जाल है उसमें वो फंसता जा रहा है। पुराना वाला चुका नहीं पा रहा है क्योंकि भू राजस्व तो उसको बराबर देना है और उसके जो खर्चे हैं वो भी है। तो एक तरह से भारत का जो ग्रामीण भारत है उसमें ऋणग्रस्तता की जो समस्या है वो आई। ये दो चीजें हुई, कृषि में निवेश नहीं हुआ और भारत के जो किसान थे उनकी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय हो गई थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और उनकी जो एक तरह से पैसा नहीं था और साथ साथ में उनकी जो ऋणग्रस्तता है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब भारत के समाज की अगर बात करें कि भारत के समाज पे ब्रिटिश की भू राजस्व की नीतियों को क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो ये था कि बहुत सी बार जो किसान था वो भू राजस्व नहीं चुका पा रहा है, तो जमींदार उसकी भूमि क्या कर लिया करते थे, जब्त कर लिया करते थे। तो एक तरह से हो ये रहा कि जो किसान है वो तो गरीब होता ही जा रहा है, उसकी भूमि किसी और के पास जा रही है, तो एक वर्ग है वो संपन्न बन रहा है और एक वर्ग जो है उसकी स्थिति और दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो जो भारत है उसमें एक तरह से असमानता जो है वो बढ़ती जा रही थी ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियों के कारण। ठीक है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यही है कि भारत की एक तरह से उस टाइम पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कृषि ही मेनली माना जाता था। तो ब्रिटेन की जो भू राजस्व की नीतियां थी वो यही थी कि भारत के किसानों से पैसा ले लेना। जब भारत में सारा का सारा पैसा ब्रिटेन ने ले लिया और उसको एक तरह से ब्रिटेन में भेज दिया, तो हम जैसे कि अभी हमने बात किया था कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां लागू की गई थी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इन तीनों नीतियों का उद्देश्य ये था कि भारत के जो किसान हैं उनसे अधिक भू राजस्व इकट्ठा करना है, थी ना, तीनों नीतियों का उद्देश्य है। तो जब भारत में इसका कृषि के ऊपर या किसानों के ऊपर प्रभाव देखे इन 3 नीतियों का, तो वो ये रहा कि एक तो जो किसान है उसके पास अधिशेष पैसा नहीं बच रहा है। अधिशेष पैसा नहीं बच रहा है तो किसान की जो क्षमता है कृषि में निवेश करने की वो बहुत कम हो जा रही है। तो भारत की जो कृषि है उसका विकास प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। दूसरा ये था कि किसान की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है क्योंकि वो अधिकांश जो पैसा आ रहा है उसका खाद्यान्न उत्पादन करके या फिर कृषि से, उसको तो ब्रिटिश भू राजस्व के रूप में ले ले रहे हैं। तो किसान के पास स्थिति ऐसी है उसकी कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और एक तरह से वो ऋणग्रस्त होता जा रहा है, उसकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही थी। तीनों नीतियों का इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो ये होता है। अब भारत के समाज की अगर हम लोग बात करें तो भारत के समाज में आर्थिक असमानता एक तरह से ब्रिटिश की नीतियों, भू राजस्व नीतियों के कारण बढ़ी। आर्थिक असमानता किस प्रकार से बढ़ी कि जब किसान है वो भू राजस्व जो है अगर उसको चुका नहीं पा रहा है तो वो अपनी जो भूमि है उसको बेच देगा। अगर बेच देगा तो उसको कोई खरीदेगा वही जो संपन्न वर्ग होगा। तो एक तरह से भारत में एक वर्ग तो संपन्न होता जा रहा है और किसानों की जो स्थिति वो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। तो हुआ ये कि भारत में जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ी ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियों के कारण। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव की बात करें तो अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव ये हुआ कि जब भारत के जो लोग हैं और उस टाइम पे एक तरह से भारत जो ग्रामीण भारत में बसा करता था का पूरा, उनके पास जब अधिशेष पैसा नहीं है तो होता क्या है कि जब अधिशेष नहीं होगा तो उद्योग धंधों का निर्माण एक तरह से किस तरह से होगा। और ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी कि भारत को एक तरह से बस भारत से कच्चा माल भेजना है और भारत को तैयार उत्पादों के बाजार के रूप में डेवलप करना है। तो इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हो गया और भारत में ऐसा कोई आधुनिक उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ। तो भारत की कृषि हो गई, किसान हो गया, समाज हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, उन सब पर ब्रिटिश की जो भू राजस्व नीतियां थी उसका नकारात्मक प्रभाव ही हुआ। और नकारात्मक प्रभाव होगा भी क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे भारत ब्रिटेन का एक तरह से उपनिवेश था और उपनिवेश का मूल लक्ष्य यही होता है कि जो मातृ देश होता है, मातृ देश यहाँ पे ब्रिटेन है, उसके आर्थिक हित के लिए सारी नीतियां लागू करी जाती है। तो इसी वजह से भारत का पूरी तरह से शोषण हुआ और भारत के जो किसान, हर वर्ग जो था और हर क्षेत्र जो था उस पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा।
जी सर तो जो इस दौरान पर जो सड़कों का निर्माण हुआ, जो रेलों का निर्माण हुआ और जो टेलीग्राम हुआ, तो ये सब इन सब चीज़ों का जो निर्माण हुआ, ये सिर्फ़ भारत के लिए था, भारत की भलाई के लिए था या सिर्फ़ अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए था? जी, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी कि जो उपनिवेश होता है, जो जो भी उपनिवेश होता है, उसका मूल लक्ष्य यही होता है, जो मात्र देश के लिए इस उपनिवेश का आर्थिक संसाधनों का शोषण करना या दोहन करना। तो भारत में जो भी संरचना ब्रिटिश के द्वारा खड़ी की जा रही है, रेलवे हो गया, सड़क हो गया, टेलीग्राफ हो गया, वो सब ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए खड़ी की गई है यहाँ पे। हाँ, भारतीयों को उसका थोड़ा बहुत लाभ हुआ, परंतु उनका मूल लक्ष्य क्या था कि ब्रिटेन के जो साम्राज्यवादी हित हैं, उनकी पूर्ति करना। एक-एक करके अगर बात करें तो क्या था? रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे का निर्माण भारत में किया गया ताकि भारत में जो तैयार माल है उसको जगह-जगह भारत के एक-एक कोने में पहुंचाया जा सके। साथ-साथ में जो साम्राज्यवादी हित भी थे ताकि सेना का जो एक मूवमेंट है वो तीव्र गति से हो सके पूरे भारत में और भारत पे जो साम्राज्यवादी कंट्रोल है ब्रिटिश का उसको बेहतर तरीके से रख सके। परंतु भारतीयों को भी थोड़ा-सा इसका लाभ हुआ रेलवे का। जैसे कि बात करते हैं कि रेलवे की वजह से ही भारत में कि एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ी। तो कहीं न कहीं आगे जाके इसने राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। जब गांधी जी आए थे पहली बार 1915 में भारत में और गांधी जी को जो सलाह दी गई थी कि आप पहले पूरे भारत को देखिए। तो गांधी जी ने पूरे 1 साल तक रेलवे में बैठ के ही भारत को देखा था। तो कुछ न कुछ भारतीयों को लाभ भी हुआ। जैसे कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता की भी एक समस्या थी। अब ट्रेन के जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जाति-पाति और एक तरह से धर्म का थोड़ा-सा उसमें कमजोरी है, लचीलापन है। भारतीयों को लाभ हो, पर ब्रिटिश का ये उद्देश्य नहीं था। ब्रिटिश का जो उद्देश्य थे वो तो अपने साम्राज्यवादी जो हित है उनकी पूर्ति करना था। अनचाही ब्रिटिश को भारत को इसका लाभ हुआ। अब सड़क की बात करें तो सड़क का भी यही था। जो रेलवे है वो पोर्ट के माध्यम से जो सामान लेके आ रहा है, अब सड़क के माध्यम से उसको गाँव-गाँव तक पहुँचाना था। तो यहाँ पे भी वाणिज्यवादी हित हो गया। साथ-साथ में जो सेना हो गई या पुलिस हो गई, उनकी मूवमेंट जो थी वो उसके लिए भी सड़क काम आएगा थी। परंतु भारत के लोगों को भी सेम लाभ हुआ कि भारत के लोगों को भी कनेक्टिविटी प्राप्त हुई सड़क के माध्यम से और भारत के लोग भी एक दूसरे से जुड़ पाए। अपने विचार जो है एक दूसरे से, एक गांव, शहर या फिर एक कस्बा या फिर पूरे राज्य, दूसरे जिले से लोगों से जुड़ पाए। और जब लोग जुड़ते हैं तो फिर आगे राष्ट्रीय आंदोलन इस तरह से ही आगे बढ़ता है। तो ये अनचाहा लाभ भारत को फिर से हुआ। अब भारत टेलीग्राफ का विकास किया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा टेलीग्राफ का भारत में विकास किया गया था। टेलीग्राफ क्या ये था कि संचार का माध्यम था। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर किसी क्षेत्र में, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कोई विद्रोह हुआ, तो संचार के माध्यम से उसको कोलकाता भेज दिया जाता था और फिर कोलकाता से हो सकता था कि अगर बॉम्बे वालों से नहीं संभल रहा है तो वहाँ से सेना आ जाया करती थी। तो ब्रिटिश ने अपने संचार के लिए टेलीग्राफ का विकास किया ताकि भारत पे जो साम्राज्यवादी कंट्रोल है उसको बेहतर किया जा सके। अगर भारतीयों को इसका लाभ बात करें तो भारतीयों को तो डायरेक्टली इसका लाभ नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में था वो। परंतु हाँ, एक तरह से इससे भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भारत के लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ पाए और कनेक्टिविटी बेहतर हो पाई। तो जो तीनों चीज़ें हैं, रेलवे हो गया, सड़क हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इनका जो विकास किया गया वो ब्रिटिश हित में ही था। अनचाही रूप से भारतीयों को उसका लाभ प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश का ये कभी उद्देश्य नहीं था कि हमें भारतीयों के भले के लिए काम करना है। भारतीयों के भले के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, अपने हित साध रहे थे वो लोग और अनचाही भारतीयों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। सर 19वीं सदी के दौरान जो भुखमरी की घटनाएं हुई भारत में, तो क्या उसके पीछे भी ब्रिटिश आर्थिक नीति जिम्मेदार थी? अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि भारत में जो अकाल और भुखमरी की जो घटनाएं हुई, तो 1857 से पहले जब कंपनी शासन था भारत में, जो कि प्लासी से 1857 तक चला था, उस दौरान माना था कि लगभग 10 से 12 बड़े अकाल पड़े थे। 1857 के बाद जब सीधा भारत क्राउन के अंतर्गत आ गया था और यहाँ पे वाइसराय या फिर जो ब्रिटिश क्राउन है सीधे तौर पे भारत में शासन करने लगा था, तो उससे लेके 1947 तक भी भारत में काफ़ी सारे अकाल हुए। 1943 का जो बंगाल का अकाल है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, उसमें मतलब करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीतियाँ ही जिम्मेदार थे। अगर ब्रिटिश की कौन सी नीतियाँ, कौन सी आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार थी, तो उसके लिए बात करते हैं कि पहली ब्रिटिश की नीति थी कि भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण करना है, भारतीयों से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना है। अब भारतीयों से अगर अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त किया गया
और अधिकांश जनता भारत की उस टाइम पे ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है। तो भारतीयों के पास, जो भारत का आम भारतीय नागरिक है, उसके पास क्रय शक्ति नहीं बची है, यानी कि उसके पास क्रय शक्ति बिल्कुल नहीं है। अब उसके पास जब अधिशेष पैसा नहीं है, तो जब अनाज की कमी है, तो वो खरीद के कहाँ से खाएगा। एक विद्वान है अमर्त्य सेन, उन्होंने इसको एक प्रमुख कारण माना है कि जो ब्रिटिश की जो बुरे से नीतियों के कारण भारत में किसानों की जो क्रय शक्ति कम हो गई थी, उसकी वजह से अकाल की भयावहता ज़्यादा देखी जाती है। और अगर बात करें कि ब्रिटिश की कौन सी नीतियाँ जिम्मेदार थी, तो शुरुआत में हमने बात किया था कि ब्रिटिश एक एग्रीकल्चर नीति लेके आए थे, उसका नाम था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का वाणिज्यकरण। अब नकदी फसलों की खेती की जाने लगी, तो नकदी फसलों की अगर खेती की जाएगी तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न फसलें कम होंगी। खाद्यान्न फसलें अगर कम होगी तो जब अकाल और भूखमरी की घटनाएं भारत में बढ़ने लगी, मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नीति थी, वो भी कहीं ना कहीं अकाल के लिए जिम्मेदार थी। अब एक और नीति थी कि जब अकाल पड़ता है, तो जैसे कि हम अभी स्वतंत्र भारत में देखते हैं कि किसी क्षेत्र में जैसे बाढ़, सूखा है, अकाल पड़ा, तो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे हेल्प पहुँचाती है किसी भी माध्यम से। उस टाइम पे ब्रिटिश जो थे, उन्हें तो अपने हितों की पूर्ति करनी थी, तो अगर किसी क्षेत्र में अकाल आ रहा है तो उन्होंने वहाँ को उसको संभालने के लिए या उसका प्रबंधन करने के लिए कोई खास काम नहीं किए। और तो और ये देखा जाता है कि जब भारत में अकाल पड़ रहा था, तो भी यहाँ से उन्होंने खाद्यान्नों का निर्यात जो है वो ब्रिटेन की ओर जारी रखा, जबकि होना ये चाहिए कि जिस क्षेत्र में खाद्यान्न कम है, जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाए, परंतु ब्रिटिश ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक औपनिवेशिक चरित्र था उनका, भारत का शोषण करना वो था। एक इसमें माना जाता है कि रेलवे का जो विकास हुआ, रेलवे के माध्यम से भारत का जो खाद्यान्न था वो ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर किया गया। और ब्रिटेन में क्या किया था, ब्रिटेन में जो नगरीय जनसंख्या बढ़ रही थी, उसके लिए खाद्यान्न की जरूरत थी, साथ साथ में जो वहाँ पे कृषि आधारित उद्योग थे, उनके लिए भी उसकी जरूरत थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं कि भारत में जो अकाल की घटनाएं हुई और भूखमरी की घटनाएं हुई, उनके पीछे पूर्णतः ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार थी। सर, अंग्रेजों के राज में भारत में इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ पाई, इसके पीछे क्या कारण थे, ये बताएं। जैसे कि हमने अभी देखा कि ब्रिटिश ने काफ़ी सारी आर्थिक नीतियां भारत में लागू करी थी, और भारत का एक तरह से औद्योगिकरण नहीं हो पाया उस टाइम पे। तो अगर उसके पीछे के कारणों की बात करें, तो मुख्यतः भारत में औद्योगिकरण नहीं होने के जो कारण थे, उसके पीछे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार थी। पहली अगर हम लोग नीति की बात करें, तो वो ये था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसके तहत ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत का जो बाजार था वो अन्य ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी खोल दिया। यानी कि एक तरह से भारत का जो बाजार था वो ब्रिटेन ब्रिटेन निर्मित सामानों से भर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ जो फैक्ट्रीज में जो माल तैयार हो रहा था, उनसे हमारे जो छोटे उद्योग थे यहाँ पे भारत में, वो मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि फैक्ट्री में तैयार माल एक तो सस्ता होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है थोड़ा और, है ना। तो इसकी वजह से भारत के जो छोटे उद्योग थे या हथकरघे उद्योग थे, ब्रिटेन के तैयार माल का मुकाबला नहीं कर पाए, तो वो उद्योग धंधे नष्ट हो गए एक तरह से। एक ब्रिटेन की राजनीतिक नीति थी, उसका भी अगर थोड़ा सा बात करें, तो राजनीतिक नीति क्या थी कि ब्रिटेन ने जो देशी रियासतें थी, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे अपने कब्जों में ले लिया था। अब देशी रियासतें जो थी, वो भारत के जो स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए एक तरह से काम करा करती थी, क्योंकि वो खरीदार हुआ करती थी देशी रियासतें उनके लिए। अब ब्रिटेन ने देशी रियासतों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने कब्जे में ले लिया, तो जो भारत की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, उनके पास जो एक तरह से घरेलू बाजार था, वो भी खत्म हो गया उनके पास। एक प्रमुख कारण तो रेलवे को माना जाता है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि रेलवे की वजह से यही हुआ कि भारत का सारा कच्चा माल यहाँ से ले जाया गया और तैयार माल लाया गया। तैयार माल ला रहे तो फिर से भारत के जो उद्योग धंधे हैं, वो ब्रिटेन निर्मित सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, और किसी भी सामान को बनाने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर कपड़े बनाने हैं, तो उसके लिए कपास की जरूरत होगी। अब अगर भारत का जो कपास है उसको ब्रिटेन भेज दिया जाएगा, तो भारत में कपास की कमी हो जाएगी, तो भारत में जो एक तरह से कपड़ा उद्योग है उसको तो नुकसान हो गई सही। तो कच्चा माल भारत से बाहर भेज दिया गया, इसकी वजह से भारत में औद्योगिकरण नहीं हो पाया। और एक कारण था, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले शिक्षा नीति की बात करी थी, तो शिक्षा नीति की वजह से भी यही हुआ कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो कि ब्रिटेन निर्मित सामानों को उपयोग किया करता था।
तो इसकी वजह से भी भारत के सामानों की डिमांड कम हो गई एक तरह से, है ना। तो ये कुछ नीतियां थी ब्रिटिश की। इसकी वजह से एक नीति और प्रमुख जो थी, जिसको हमने भूराजस्व नीति की बात करी, कि जब उद्योग धंधों का विकास होता है तो उसके लिए अधिशेष धन होना चाहिए, परंतु भारत का सारा जितना भी अधिशेष धन है वो तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की ओर पलायन कर रहा है। तो भारतीयों के पास जो अधिशेष धन होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। ठीक है। एक और ब्रिटेन की नीति थी कि जो शुरुआत में हमने बात करी, मुक्त व्यापार की जो नीति लाई गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत, उसके तहत ये था कि जो ब्रिटेन से जो माल आया करता था उससे तो क्या हुआ करता था, उसमें भारत में कोई उस पर आयात शुल्क नहीं लिया जाता था या बहुत कम लिया जाता था। परंतु अगर भारत से कुछ माल ब्रिटेन की ओर जा रहा है तो ब्रिटेन में उस उत्पाद से या फिर भारत से जो निर्यात किया जा रहा है उस पे जो शुल्क था, टैरिफ था, वो बहुत ज्यादा था। तो इसकी वजह से भी भारत का जो एक्सपोर्ट था एक तरह से वो कम हो गया। तो ये कुछ नीतियां थी ब्रिटेन की जिसकी वजह से भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ और इसको आगे चल के एक तरह से विऔद्योगिकरण हुआ, ऐसी संज्ञा इसको दी जाती है। सर, ब्रिटिश नीतियों से भारत में असमानताएं किस तरह बढ़ी, ये बताएं। जैसे हमने बहुत सारी अभी ब्रिटिश नीतियों की बात करी, और असमानताओं की अगर बात करें ब्रिटिश नीतियों से किस प्रकार हुई, तो दो प्रकार की असमानताओं की हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो आर्थिक असमानता और एक सामाजिक असमानता। तो पहले हमने वही देखा कि ब्रिटिश की जो भी नीतियां थी उसकी वजह से ऐसा हुआ कि भूराजस्व नीतियों की अगर बात करें तो एक भूसंपन्न वर्ग आया और एक ऐसा वर्ग था जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो उन दोनों के बीच में एक तरह से जो खाई थी, आर्थिक खाई जो थी, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। तो भारत का जो समाज था उसमें आर्थिक असमानताएं बढ़ रही थी। भारत में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया और जो पुराने उद्योग धंधे थे वो भी नष्ट हो गए। तो जो कारीगर थे उनकी और भी दुर्दशा खराब हो गई। तो एक फिर से ऐसा वर्ग भारत में आ रहा है जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है, यानी कि कहीं ना कहीं असमानताएं बढ़ रही है। अब सामाजिक असमानताएं किस प्रकार से बढ़ी, सामाजिक असमानताओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो निम्न वर्ग होता है, सामाजिक स्तरीकरण के जो निम्न स्तर पर होता है, उसके पास आर्थिक संसाधन भी कम होते हैं। तो जिसकी अगर आर्थिक स्थिति खराब हो रही, कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक स्थिति भी खराब हो रही, या फिर उसकी जिसकी सामाजिक स्थिति कम निचली है उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। एक उदाहरण उसमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटेन की शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति से क्या हुआ कि कैसे उसने शिक्षा नीति ने असमानताओं को बढ़ावा दिया कि ब्रिटेन ने अंग्रेजी के माध्यम से भारत में शिक्षा प्रदान करी और भारत की जो पुरानी व्यवस्था थी शिक्षा की उसको एक तरह से नष्ट कर दिया जो देशी पद्धति पर आधारित थी। तो जब अंग्रेजी के माध्यम से किया गया तो कुछ एक ऐसा भारतीय वर्ग आया जो अंग्रेजी बोलता था और मतलब पश्चिमी विचारों से प्रभावित था, और भारत के जो आम जनता थी उसको तो अंग्रेजी शिक्षा मिल नहीं पाई। तो कहीं कहीं जो इंडिया और भारत का जो डिवाइड आज हम लोग देखते हैं वो उस टाइम देखने को मिला ब्रिटिश शिक्षा नीति की वजह से, कि एक ऐसा वर्ग आया जो जिसने नौकरी प्राप्त कर ली अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके, जिसके पास आधुनिक विचार थे, और जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी उसके पास ना नौकरी थी ना उसके पास आधुनिक विचार थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक तरह से ये असमानता बढ़ी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां थी उसने भारत में जो आर्थिक असमानता थी और सामाजिक असमानता थी उस खाई को और ज़्यादा बढ़ाया, जो कि पहले से चली आ रही थी, परंतु ब्रिटिश की नीतियों की वजह से वो खाई और ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। सर, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसको प्रभावित किया, ये बताएं। अगर जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे ब्रिटिश नीतियों का क्या प्रभाव हुआ इसकी बात करें तो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से भारतीय समाज का हर वर्ग जो है उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जब उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसमें असंतोष होगा, ब्रिटिश के खिलाफ रोष होगा, है ना। तो इसकी परिणति अगर मैं बात करूं तो कैसे स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलती है। जब ब्रिटिश की जो भूराजस्व नीतियां थी, अत्यधिक किसानों का जब शोषण हो रहा था, तो भारत में भिन्न भिन्न समय पर किसान आंदोलन देखे गए। जब किसान आंदोलन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों को ये पता लग रहा है कि जो ब्रिटिश है ये हमारे भले के लिए यहाँ पे नहीं है, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति की वजह से जो किसानों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत राजनीतिक जागरूकता आ रही है, और जब ये राजनीतिक जागरूकता धीरे 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 आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत काम आती है। गांधी जी का कोई भी आंदोलन हो गया उसमें गांधी जी हमेशा किसानों को लेके चलते हैं, किसानों की बात करते हैं ना। जैसे कि
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें गांधी जी बोलते हैं कि भू राजस्व की जो दरें हैं उसको 50% कम कर दिया जाए, किसानों की जो ऋण माफी करी जाए, या फिर किसानों को, जो लोग हैं तटीय क्षेत्र में, उनको नमक बनाने का अधिकार दिया है। तो ये जो सारी मांगे हैं कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? आर्थिक चीजों से। तो ये इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो किसानों के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा था ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का, और उनकी स्थिति सुधारने के लिए ही फिर आगे ये सारी मांगे की गई। तो पहला तो एक ये हो गया। अब अगर हम लोग और दूसरी बात करें, तो जब भारत में उद्योग धंधों का खत्म हुए ब्रिटिश की वजह से, भारत में विउद्योगीकरण हुआ, तो यहाँ के जो श्रमिक थे वो सारे बेरोजगार हुए। भारत में एक मूवमेंट होता है 1905 के आसपास, जिसको स्वदेशी मूवमेंट बोला जाता है। स्वदेशी का इसमें अर्थ यही है कि जो भारत के जो देशी उद्योग है उसको बढ़ावा देना है, हमें अपने देशी उद्योग को बढ़ावा देना, हमारे लोगों को बढ़ावा देना है, हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें उत्पादन करना है। तो ये भी उसी वजह से हुआ। ब्रिटिश की प्रभाव है ये कि हमें ब्रिटिश के सामान नहीं चाहिए, हमें हमारे खुद के सामान चाहिए। तो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, किसमें? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। और ये आगे भी चल के किया गया। अब एक और देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियों था उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। शुरुआत के जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, इसमें एक प्रमुख नाम दादा भाई नौरोजी का आता है। दादा भाई नौरोजी ये थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में बताया था कि कैसे भारत से धन का पलायन हो रहा है। तो शुरुआत में जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों की परिणति धीरे धीरे होते होते, जब भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो जब कांग्रेस ने जब अपने पहले अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए, उसमें आर्थिक मांगों को लेकर भी प्रस्ताव थे। तो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला चरण था उदारवादी, जिसमें उदारवादी नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों की आलोचना करी। खूब सारी आर्थिक नीतियों की आलोचना करी कि आप शोषण क्यों कर रहे हो लोगों का, आपकी वजह से लोग परेशान है यहाँ के, है ना। और ये भी बोला जाता है कि भारत का जो शुरुआती राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दों से ही जुड़ा हुआ था। बाद में धीरे धीरे वो राजनीतिक राष्ट्रवाद बना, परंतु शुरुआत में जो लोग एकत्रित हो रहे थे या किसी भी मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे थे, तो वो आर्थिक मुद्दों को लेके ही आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी, उसने कहीं ना कहीं भारत में जो शोषण हो रहा था लोगों का, उन लोगों ने अपने शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए और धीरे 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 राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी हुई, राजनीतिक जागरूकता आई। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का ही प्रभाव था, नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा। सर, ब्रिटिश की इन आर्थिक नीति का क्या दीर्घकालिक तक प्रभाव देखा जाता है और अभी इसका क्या प्रभाव है? तो भारत में लगभग ब्रिटिश जो शासन था वो लगभग 200 साल तक रहा, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और भारत की आज़ादी को हुए लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। परंतु अगर हम लोग कुछ क्षेत्रों की बात करें तो उसमें भी अभी ब्रिटिश का प्रभाव हम लोग दिख सकते हैं। मुख्यतः जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों की हम लोग बात करें तो उसके बारे में मेनली बात करते हैं। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीति की वजह से किसानों पर प्रभाव पड़ा, कृषि पे प्रभाव पड़ा, समाज पे प्रभाव पड़ा, और अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा। तो एक एक करके बात करते हैं कि कैसे अभी ये दिख रहा है कि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का प्रभाव दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों का शोषण हुआ। किसान जो थे ऋणग्रस्त थे, उनके पास अधिशेष नहीं था, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, निवेश नहीं हुआ करता। वर्तमान भारत की अगर बात करें तो वर्तमान भारत में भी सिचुएशन यही है। किसान जो है भारत का वो ऋणग्रस्त है। बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी इकोनॉमी सर्वे में ये बोला गया है कि भारत के बहुत सारे किसान जो है वो ऋणग्रस्त थे, उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि जो है उसमें अभी भी निवेश बहुत कम है। निवेश कम है, इसकी वजह से कृषि जो है वो बहुत लाभदायक सौदा नहीं है अभी। जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर धीरे धीरे। तो ये प्रभाव ब्रिटिश की नीतियों की कहीं ना कहीं अभी तक चला आ रहा है कि जो कृषि के ऊपर, किसानों के ऊपर प्रभाव है वो दिख रहा है अभी भी। हाँ, अब अगर कृषि की बात करें तो कृषि पे कैसे प्रभाव रहा। शुरुआत में हमने बात करी थी कि जो कृषि की में निवेश नहीं हो पाया। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कृषि के ऊपर, तो जो कृषि है उसमें निवेश नहीं हो पाया। जब धीरे धीरे कृषि आगे बढ़ती है तो उस टाइम पे अगर ब्रिटिश शासन नहीं होता है तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे डेवलप होते हैं। जैसे कृषि में जो उपकरण यूज किए जाते हैं उसके उद्योग भारत में डेवलप होते हैं। परंतु कृषि में अगर उपकरण उपयोग भी किया जा रहा है कोई, तो ब्रिटेन से लाया गया। तो भारत में भूमि का विकास नहीं हुआ, भूमि सुधार नहीं हुए, और जो कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए उनको बढ़ावा नहीं मिला। उस टाइम भी भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। आज की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। भारत में जो वर्तमान स्थिति कृषि की,
अभी ऐसा माना जाता है कि लगभग भारत की 50% जनसंख्या जो है वो अभी भी कृषि के ऊपर निर्भर है। और कृषि जो है वो किसानों के लिए बहुत लाभकारी भी नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो कृषि में अभी जैसे देखा जाए निवेश की बात करें तो वो भी काफ़ी कम है। कृषि में अगर उपकरणों की बात करें तो वो भी काफ़ी कम है अभी। कृषि आधारित उद्योग धंधों की अगर भारत में बात करी जाए तो वो भी कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, वो अभी भारत में सनराइजिंग सेक्टर है, आगे बढ़ रहा है, जबकि उसका डेवलपमेंट अब तक हो जाना चाहिए था अच्छे से, अगर भारत में कृषि की स्थिति अच्छी होती तो। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें कि समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि समाज में आर्थिक असमानता बढ़ी और सामाजिक असमानता भी बढ़ी। तो आर्थिक असमानताएं कैसे बढ़ी, जो उस टाइम पे आर्थिक असमानता बढ़ी वो वर्तमान में कैसे देखने को मिलती है? उस टाइम तो ये हुआ कि एक वर्ग तो भूसंपन्न था और एक भूमिहीन वर्ग था जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, है ना। अभी वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में भी बहुत सारी ऑक्सफैम की एक संस्थान है, उसकी रिपोर्ट आती है कि भारत का जो अधिकांश पैसा है वो शुरू के टॉप परसेंट 1-2% लोगों के पास ही है और भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है उनके पास कोई वेल्थ नहीं है। तो ये असमानता, आर्थिक असमानता उस टाइम पे भी देखी गई थी और वर्तमान में भी देखी जा रही है। सामाजिक असमानता जो ब्रिटिश के टाइम पे ज़्यादा बढ़ी, ऊंच नीच की भावना हो गई या फिर लोगों विभिन्न वर्गों के बीच में जो असमानताएं थी शिक्षा के माध्यम से जो हुई थी एक तरह से, वर्तमान में भी वो देखी जाती है। वर्तमान में भी भारत में एक ऐसा वर्ग है जो बहुत शिक्षित है, नौकरी प्राप्त है कर रहा है, और एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है, हर चीज़ का प्रयास कर रही है, कृषि के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही हैं, शिक्षा के लिए भी लेके आ रही है, असमानता कम करने की भी काफ़ी सारी योजनाएं चल रही है, परंतु उनका इम्पैक्ट जो ब्रिटिश का था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, ये चल रहा है। अब अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था को कैसे इम्पैक्ट उसमें दिखता है, तो पुराने टाइम पे जो अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पे भारत में ब्रिटेन के टाइम जब ब्रिटिश शासन था तो विऔद्योगिकरण हुआ, यानी कि उद्योग धंधे भारत में विकसित हुए नहीं। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, उद्योग धंधों का विकास किया गया, परंतु अगर आप वर्तमान समय में भी देखें, आजाद देखिए 75 साल बाद भी देखें, तो अभी भी भारत का जो विनिर्माण सेक्टर है, यानी कि जिसमें उद्योग धंधे रियल में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बोलते हैं, वो भी अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत में अभी भी उद्योग धंधों की अगर बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जबकि भारत बात करता है कि हमें जनसंख्या की लाभांश जो है उसका फायदा उठाना है। वो तो तभी उठ पाएगा ना जब भारत में रोजगार जनरेशन होगा, और वो रोजगार जनरेशन का ज़्यादातर माध्यम जो है वो विनिर्माण सेक्टर होता है, यानी कि उद्योग धंधे होते हैं। और उद्योग धंधे जब उस टाइम नहीं डेवलप हुए तो अभी भी भारत में उद्योग धंधों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसमें से अगर और बात करें कि जो एमएसएमई सेक्टर है भारत का, उस टाइम भी छोटे उद्योग जो थे उनको दबाया गया, है ना, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कि भारत के जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अभी भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास वित्त नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, विपणन के साधन नहीं है, कच्चा माल नहीं है, और कच्चा माल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले भी पैसे नहीं थे, अभी भी पैसे नहीं उनके पास प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भारत में किसान हो गया, कृषि हो गई, समाज हो गया, या फिर अर्थव्यवस्था हो गया, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ब्रिटिश का प्रभाव अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करे, सरकार हर लेवल पे प्रयास कर रही है कि भारत को समृद्ध बनाया जाए, विकसित बनाया जाए, यहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी हो, समाज में असमानताएं ना रहें, या भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। परंतु कहीं ना कहीं जो दिखता है वो ब्रिटिश का प्रभाव तो दिखता है अभी भी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, हमारे इतने जटिल प्रश्नों का इतनी सरलता से उत्तर देने के लिए। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आज के वीडियो में हमने सर से जाना ब्रिटिश आर्थिक नीति के बारे में और इसका भारतीय समाज के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। आज के इस वीडियो में तो इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए विजन आईएएस।